हेलो नमस्कार दोस्तों। हम यूजीसी नेट के लिए जो पेपर 1 है उसकी यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं, जिसकी कुछ वीडियोस प्रीवियसली चैनल पर अपलोडेड हैं, जिससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को जो है हमने कवर किया हुआ है। सो ये जो है चैप्टर जो 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, उसका सिलेबस है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका डिस्कशन हमने प्रीवियसली जो वीडियो है उसमें किया हुआ है सिलेबस का, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। सो ये सिलेबस है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल वेस्ट। इससे प्रीवियसली वीडियोस में हमने नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन जो है वो डिस्कस किया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अदर टॉपिक भी SDGs, MDGs को भी कवर किया हुआ है। तो आज के टॉपिक में हम इन्वायरमेंटल जो वेस्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। सो जो आर्टिकल 47 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि आर्टिकल 47 के अंदर है, उसमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बात कही गई है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट जो है वो एक स्टेट को करना चाहिए। किसी भी कंट्री को इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन की बात जो है वो इसमें DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कही गई है, जो कि आर्टिकल 47 के अंदर है। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, MOEF जो होती है, वो जो हैज़ार्डस वेस्ट है उसके लिए जो भी रूल्स बनाने हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो कौन करती है? MOEF करती है, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो भी हैज़ार्डस वेस्ट है उसके लिए रूल बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना। देन जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1990 है उसके अकॉर्डिंग वेस्ट की जो डेफिनेशन है वो हमें गिवन है किसके अकॉर्डिंग? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1990 के अकॉर्डिंग। सो जो वेस्ट होता है वो कोई भी सब्सटेंस है जो कि अनवांटेड है, जो हमें चाहिए नहीं, जो हमने किसी भी प्रोसेस में किसी सब्सटेंस को अप्लाई करने के लिए हमने जो भी प्रोसेस चूज़ करी उसमें जो हमारा अनवांटेड सब्सटेंस जो रिलीज़ हुआ वो हमारा क्या होता है? वेस्ट होता है। सो ये डेफिनेशन जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1990 जो है उसमें कही गई है। वेस्ट के रीजंस कई सारे हैं, जैसे कि रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिसमें कि जो पॉल्यूशन है वो हमारी अर्थ पर, हमारे देश में बहुत सारा बढ़ा है। और पॉपुलेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, जितना इंक्रीज़ होगा, उतना ही जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो भी हमारे अर्थ में क्या होगा? रिलीज़ होता जाएगा। वेस्ट कंट्रोल में दिक्कतें आएंगी, वेस्ट को कंट्रोल करने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। उससे वेस्ट जो है वो मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है, वेस्ट मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसको हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या होती है? फिर उसमें दिक्कत होती है। सो जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो जो है स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल जो म्यूनसिपल बॉडीज़ है उनका सिस्टम है, उनका काम होता है कि वेस्ट को मैनेजमेंट किया जाए। बट एक्सेप्ट दैट जो लोकल पीपल हैं, जो भी एरिया में रह रहे हैं, लोग अपने घरों से निकाल कर कचरा जो है वो बाहर फेंक देते हैं। बट हमें ये भी सोचना है कि अर्थ भी क्या है? हमारा ही है। सो अगर हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होगा तभी हम भी साफ़ सुथरे, डिजीज़ फ्री जो है वो रह सकते हैं। सो वेस्ट जो है वो डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं। सबसे पहला है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, देन बायोमेडिकल एंड ई वेस्ट। तो 4 तरह के वेस्ट हैं। सबसे पहला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को समझते हैं हम सबसे पहले कि
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके थ्रू, उनकी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो डिग्रेड हो जाते हैं, उस वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, जो कि हमने अर्थ पे डाला। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, जो भी हमारा वेस्ट है, जो कि हम फूड हमने कोई भी कंटेन किया, जैसे कि बनाना पील है, उसको हम अगर फेंकते हैं, सो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो उसको क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, उसको अर्थ में क्या कर देंगे, मिक्सअप कर देंगे डिग्रेड करके। तो उस तरह के जो वेस्ट होते हैं उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारा फूड रेजिड्यू और ह्यूमन एक्सक्रीटा। जो ह्यूमंस की जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल जो निकलता है वो भी क्या रहता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उस पर क्रिया करके उसको डिग्रेड जो है वो कर देते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा वेस्ट है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है ये ज़्यादा हैज़ार्डस है, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं हो पाता है। ये हमारे अर्थ में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। सो ये हमारे अर्थ में लॉन्ग ईयर्स तक, बहुत सारे सालों तक जो है वो रह जाता है, और यही पोल्यूशन को क्या करता है, क्रिएट करता है। सो जैसे हो गया, एग्जाम्पल इसका है नॉन बायोडिग्रेडेबल का पेट्रोलियम, प्लास्टिक एंड ग्लासेस। देन थर्ड जो वेस्ट है वो है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट जो भी बचा हुआ सामान जो कि मेडिसिन्स में यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, उसमें मेडिसिन्स होगी, निडल्स हैं, सिरिंज, बॉडी पार्ट्स जो हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आते हैं। जो भी मेडिकल से रिलेटेड है वो बायोमेडिकल वेस्ट जो हो जाएगा। सो फोर्थ जो हमारा है वो है ई वेस्ट। ई वेस्ट भी एक जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम में, कि ई वेस्ट को कैसे जो है वो डिकम्पोज किया जाए, या इसको कैसे जो है वेस्ट मैनेजमेंट इसका किया जाए। तो ई वेस्ट में हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे आ जाते हैं। एग्जाम्पल के जैसे कंप्यूटर पार्ट्स, बैटरीज एंड CFL बल्ब्स एंड सम ऑफ द मेन एग्जाम्पल्स। और भी एग्जाम्पल्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हम यूज़ करते हैं घर में, हम अपने या इन्वायरमेंट में, बाहर भी, फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज़ होते हैं उनका जो वेस्ट है वो हमारा ई वेस्ट हो जाएगा। सो ये हमने 4 तरह के वेस्ट पढ़े, जो कि है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोमेडिकल एंड ई वेस्ट। अब हमें देखना है कि कौन कौन से तरह के सोर्सेज क्या है वेस्ट के, कि ये जो वेस्ट है वो आता कहाँ कहाँ से है। सबसे पहला हमारा है डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट जो कि घरेलू, जो घर से निकलता है, जैसे कि पॉलीथीन, बॉटल्स, फूड एंड कॉटन, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घरों से निकलती है वो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट हो जाएगा, हमारे घरों से निकलने वाला वेस्ट। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि कंपनीज से, इंडस्ट्रीज से निकलता है, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो जाता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला है फूड प्रोसेसिंग और दूसरा है पेपर इंडस्ट्री। सो 2 तरह की पार्ट्स हैं इसके। फूड प्रोसेसिंग है जिसमें कि ऑर्गेनिक वेस्ट एंड पैथोजेंस आ जाते हैं, और पेपर इंडस्ट्री जो होती है उसमें हमारा क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथिल मार्केप्टन जो है वो आता है। ये जो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में आके क्या करते हैं, पॉल्यूशन को जो है क्रिएट करते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा वेस्ट होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से फ्रॉम बॉइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जहाँ पर कि कपड़े बनते हैं वहाँ पर बॉइलिंग करी जाती है, फिर प्रोसेसिंग करी जाती है फाइबर्स का, तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल रह जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। देन पेट्रोलियम है, केमिकल वेस्ट, मेटल, सीमेंट, देन न्यूक्लियर रिएक्टर
एग्रीकल्चरल वेस्ट में फर्टिलाइज़र्स होते हैं। फर्टिलाइज़र्स जो यूज़ करते हैं फार्मर्स, उसमें मेटल मिनरल्स होते हैं कई सारे, जो कि वेस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। वो लीचिंग की प्रोसेस से उसमें ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड हो जाता है। एक्सेप्ट दैट जो उसके जो खेत हैं उनके आसपास की जो वाटर बॉडी होती है वो भी कंटेमिनेटेड हो जाती है। उससे जो है वो हमने यूट्रोफिकेशन पढ़ा था, जिसमें कि एल्गल ब्लूम हो जाता है ड्यू टू द एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स। देन क्रॉप रेजिड्यू है, एक्सेप्ट दैट पेस्टिसाइड्स यूज़ करे जाते हैं एंड फ्यूमिगेंट्स। सो ये हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट था। देन रेडियो एक्टिव वेस्ट है। देन म्यूनसिपल वेस्ट। म्यूनसिपल वेस्ट जो है, इसके अंदर वेस्ट प्रोड्यूस बाय पब्लिक ऑफिसेस, जो भी पब्लिक प्लेसेस में जो वेस्ट होता है, ये पार्क्स में, शॉप्स में जो वेस्ट है, ये कैसा हो जाएगा, म्यूनसिपल वेस्ट हो जाएगा। सो ये वेस्टेज जो म्यूनसिपल वेस्ट है, ये भी कर तो हम ही लोग रहे हैं, पब्लिक जो आम लोग हैं वही से कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा हमारा म्यूनसिपल वेस्ट। देन अब डिफरेंट काइंड्स के वेस्ट हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट है और लिक्विड वेस्ट है। सबसे पहले हम सॉलिड वेस्ट को समझते हैं कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है। इसमें सॉलिड वेस्ट के अंदर कुछ वेस्टेज आएंगे और डिफरेंट काइंड्स के लिक्विड वेस्ट के अंदर कुछ डिफरेंट काइंड के वेस्टेज जो है वो आते हैं। सो सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट को सॉलिड वेस्ट हो या सेमी सॉलिड भी होता है वो, जो कि हमारा इसका एग्जांपल है डोमेस्टिक वेस्ट, जो भी निकलता है वो सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो सॉलिड वेस्ट है और लिक्विड वेस्ट है। तो जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो कैसा है, सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट। देन सैनिटरी वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। सो ये हमारे सॉलिड वेस्ट के काइंड हैं। ये हमें लर्न करने हैं कि कौन से जो वेस्टेज हैं वो सॉलिड वेस्ट के अंदर आते हैं और कौन से वेस्टेज जो हैं वो लिक्विड वेस्ट के अंदर आते हैं। सो हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान जो था उसकी शुरुआत करी थी, क्लीन इंडिया मिशन, जो कि हमारा 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। वेस्ट की जो प्रोसेस है, वेस्ट का जो मैनेजमेंट है, उसको डील करने के लिए, क्लीनिनेस के लिए और सैनिटेशन के लिए, साफ़ सफाई के लिए। सो ये जो एक कार्यक्रम है, अभियान है, वो नेशनल लेवल पे जो है स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि हर साल फिर इंडेक्स भी निकाला जाता है, जिसमें क्लीन सिटी देखी जाती है। जो नंबर 1 पे हमारी कौन रहती है, इंदौर जो है वो रहती है। देन अब हमारा है कि गार्बेज जो है वो जनरेट होता है, सो वो कितना ट्रीट हो पाता है और कितना नहीं ट्रीट हो पाता है। सो ओनली जो 68% गार्बेज है जनरेट होता है, 68% ही क्या हो पाता है, उसमें से कलेक्ट हो पाता है। जितना भी गार्बेज है उसमें से 68% ही कलेक्ट हो पाता है। एक्सेप्ट दैट जो 28% ही जो गार्बेज है वो म्यूनसिपल जो अथॉरिटी होती है वही उसको क्या कर पाती है, ट्रीट कर पाती है, ओनली 28%। सो कितना बड़ा परसेंटेज है जो हमारे अर्थ में, हमारे देश में ऐसे ही जो गार्बेज है वो पड़ा हुआ है, जो कि ट्रीट नहीं हो पाया है। सो WHO का ये कहना है कि अगर जो वेस्टेज है, वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपरली किया जाए, इम्प्रूव अगर उसको किया जाए, तो कम से कम 22 टाइप्स की जो बीमारी हैं उनसे लोगों को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। बट जो ये वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस है, इसको सिर्फ अकेले गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इसके लिए जो लोकल में जो लोग हैं उनको भी जागरूक होना पड़ता है, तभी जो है वो देश कोई या कोई शहर या कोई घर क्लीन हो पाता है। अब जो सॉलिड वेस्ट है, जिसके कि एग्जांपल हमने पढ़े, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया और कमर्शियल वेस्ट हमने देखा इसके अंदर, डोमेस्टिक, कमर्शियल और सैनिटरी वेस्ट और इंस्टीट्यूशनल जो वेस्ट होता है वो सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है। सो इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, इसको मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है सॉलिड वेस्ट का, वो हम देखते हैं। सबसे पहला है म्यूनसिपल वेस्ट को कलेक्ट
करने के बाद हाउस होल्ड से 3 वेज हैं जिससे कि इसको क्या किया जा सकता है, डिस्पोज किया जा सकता है। सबसे पहला है कंपोस्टिंग यूनिट्स, देन बायोमेथेनेशन एंड हीट एनर्जी जो है वो यूज़ करी जाती है। सो कंपोस्टिंग यूनिट्स जो है इसमें किया जाता है कि इसमें जो रीयूज़ किया जाएगा किसी भी मटेरियल का, कोई भी जो वेस्ट है उसका, कि हम उसको रीयूज़ करके उससे हम कोई और जो प्रोडक्ट है बना ले रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा है बायोमिथेनेशन प्रोड्यूसेस बायोगैस। इससे क्या किया जा रहा है, बायोगैस जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। देन हीट एनर्जी इज रिकवर्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई फ्यूल्स फ्रॉम कंबस्टिबल फ्रैक्शंस। सो हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी कि उसको कंबशन करके जो है वो हीट जो वेस्ट है उसको मैनेजमेंट जो है वो किया जाएगा। देन जो कंपोस्टिंग यूनिट है वो उसको और कैटेगराइज किया जा सकता है। कंपोस्टिंग यूनिट हमने यहाँ पर पढ़ी कि 3 मेथड है कंपोस्टिंग यूनिट में, उसको और कैटेगराइज किया जा सकता है, उसको और भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है एरोबिक कंपोस्टिंग, देन है वर्मी कंपोस्टिंग, ये सब हमने सुने हैं। एनारोबिक कंपोस्टिंग, डाइजेशन, 3 पार्ट्स हैं इसके भी। कंपोस्टिंग जो है उसके भी 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एरोबिक कंपोस्टिंग में क्या है। एरोबिक होता है, एरोबिक मतलब तो वैसे होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी काम होता है वो हमारा एरोबिक होता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या है, द बैक्टीरिया कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक्स present in solids under the presence of air under hot and moist conditions is called composting, where the final product is called compost humus. So जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो बैक्टीरिया हैं, उनके प्रेजेंस में क्या होता है, कंपोस्टिंग जो होती है एयर की प्रेजेंस में, वो हमारी क्या हो जाती है, एरोबिक कंपोस्टिंग हो जाती है। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो कंपोस्ट जो खाद होती है, ह्यूमस होता है, वो बन जाती है। इसको फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ किया जाता है और ये एक नॉन ऑर्डर जो होती है वो होगी, ये पैथोजन से कैसे होगी, फ्री होगी। इसमें किसी भी तरह की जो बीमारी कंटेन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे। देन जो हमारा नेक्स्ट था वो है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग होती है, इसमें अर्थवॉर्म्स को यूज़ किया जाता है। अर्थवॉर्म्स को यूज़ करके जो है वो कंपोस्टिंग जो खाद है वो बनाई जाती है। ये भी जो होता है वो फाइन होता है और ऑर्डरलेस होता है और ग्रैन्युलर प्रोडक्ट होता है। ये ग्रैन्युलर ग्रेन्स की तरह होता है, ग्रैन्युलर प्रोडक्ट होता है। ये भी बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग। देन है एनारोबिक डाइजेशन। एनारोबिक डाइजेशन में if the organic waste is buried in a pit under partially anaerobic conditions, then it will be acted upon the anaerobic microorganisms. So anaerobic में एक पिट करके वहाँ पर जो है वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट उसको डाल दिया जाता है और वहाँ पर जो है प्रोसेस होगी। एनारोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा, उसको हम एनारोबिक डाइजेशन जो है वो कह देते हैं। इसमें क्या होता है, द मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, लेफ्ट ओवर जो रेजिड्यू होता है वो गुड क्या बन जाता है, मैन्योर, खाद जो है उससे बन जाती है। ये जो होती है स्लोअर प्रोसेस है, ये थोड़ा सा स्लो होगी एरोबिक कंपोस्टिंग से। ये नेचुरली हो जाती है लैंडफिल्स में, जो गड्ढे बनाए जाते हैं वहाँ पर अगर कचरे को डाल दिया जाएगा तो वहाँ पर स्लोली जो है ये प्रोसेस हो जाएगी और
इसमें भी जो है वो मेन्योर जो है वो बन जाती है। बायोगैस जनरेशन दैट हैज़ 55 to 60% मीथेन जो है वो यहाँ से रिलीज होता है, कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर पावर जनरेशन। सो पावर जनरेशन के लिए इस फ्यूल को जो है वो यूज़ किया जा सकता है, मीथेन को। मीथेन जो होती है, जो हमारी CNG होती है, कंप्रेस्ड CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसके अंदर हमारी मीथेन ही होती है, CH4, मीथेन CH4, वो नेचुरल गैस है। अब सॉलिड जो वेस्ट है उसको डील करने के लिए कुछ अदर स्कीम्स भी हैं जो कि यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, जैसे कि इंसिनरेशन। इंसिनरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो भी सॉलिड होता है उसको, कंबस्टिबल जो भी सॉलिड वेस्ट होता है जो कि जल जाता है, जलाया जाता है, वेस्ट बाय 80 to 90% जो है वो उसको जलाकर जो है वो ख़त्म किया जाता है इंसिनरेशन के अंदर। सो इसमें क्या होता है कि कंबशन का मतलब है कि हम उसको जला रहे हैं, कोई भी जो मैटर है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाया जाता है तो उसे कंबशन हम बोलते हैं। सो इंसिनरेशन जो होता है इसमें कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि वेस्ट मटेरियल कंटेन करते हैं। इंसिनरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज थर्मल ट्रीटमेंट। सो इसे थर्मल ट्रीटमेंट जो है वो भी हम इसको कहते हैं। वेस्ट को ये ऐश, फ्यूल, गैस और हीट में जो कन्वर्ट कर देता है। जो भी वेस्ट जो है वो कंबशन उसका किया, जलाया गया, सो जब कोई चीज़ जलेगी तो उससे ऐश होगी और फ्यूल गैस हो जाएगी और हीट वो जनरेट करेगा ही। जब बर्न हो रहा है तो हीट उस प्रोसेस में निकलेगी ही। ये इम्पॉर्टेंट है इंसिनरेशन की। पूछा जा सकता है कि इंसिनरेशन की प्रोसेस में जो वेस्ट है उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो वेस्ट का क्या किया जाता है, यहाँ पर कंबशन किया जाता है, जलाया जाता है उसको। देन नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट इसका है टॉपिक पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस इसमें होता है सॉलिड वेस्ट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो इस तरह से पायरोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो होती है। पायरोलाइसिस में क्या करना है, जो सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, देन लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसे पायरोलाइसिस की प्रोसेस जो है वो कहा जाता है। लैंडफिल हम सभी को पता है, लैंडफिल में वेस्ट को जो है वो जो एक सिटी से थोड़ा सा दूर जो है वो वैकेंट जगह पर डाल दिया जाता है और फिर वहाँ पर वो स्लोली स्लोली जो है वो ट्रीट होता रहता है। देन मिथेनोजेनेसिस, ये एक बायोमेथिनेशन प्रोसेस होती है जिसमें कि मीथेन का फॉर्मेशन होता है माइक्रोब्स के थ्रू। माइक्रोब्स होते हैं जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे, उनके द्वारा, जिसको कि मिथेनोजेंस कहा जाता है, जिनको मिथेनोजेंस हम कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इससे प्रोड्यूस होता है हमारा सॉलिड फ्यूल्स और पैलेट्स फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट। सो सॉलिड वेस्ट से सॉलिड जो फ्यूल्स हैं वो निकलते हैं, सॉलिड फ्यूल प्रोड्यूस होगा और पैलेट्स प्रोड्यूस होगा। देन रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग की प्रोसेस हम सभी जानते हैं। रिसाइकलिंग किसी भी चीज़ को हम क्या करके, वेस्ट है उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको हम यूज़ कर लेंगे और उससे रिसाइकल करके हम कुछ और चीज़ जो है वो बना लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिसाइकलिंग हो जाएगा। रैक पिकिंग होती है। रैक पिकिंग जो है वो फॉर्मल सेक्टर्स के थ्रू जो होती है वो होती है और ये एक मैनुअल प्रोसेस है, कैन नॉट बी स्केल्ड अप सो ईजीली। सो ये ईजी प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या होता है कि मैनुअल प्रोसेस है, खुद जाकर जो है वो जो कचरा है वो बिनते हैं, तो उसे रैक पिकिंग जो है वो बोला जाता है। देन नेक्स्ट हमारा है लीचेट। मेजर प्रॉब्लम जो है वो लैंडफिल्स में अराइज जो होती है वो है डिस्चार्ज ऑफ लीकेज दैट मूव्स इनटू द सराउंडिंग सॉइल, ग्राउंड वाटर,
और सरफेस वाटर। जो लैंडफिल्स बना दिए जाते हैं, देन उसके बाद जो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल जो भी रिलीज़ होता है, लीकेज जो होते हैं, वो जो उसके अराउंड जो सॉइल होती है, आसपास की जो सॉइल होती है, वहाँ तक चले जाते हैं। देन धीरे धीरे वो ग्राउंड वाटर तक पहुँच जाते हैं और जो सरफेस वाटर है वहाँ पर भी जो है वो चले जाते हैं। उससे सेवरल जो पॉल्यूशन है वो क्रिएट होता है, आसपास की जो वहाँ पर जगह होगी वहाँ पर पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट होगा। देन सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन वर्ड जो है वो हमने कोविड के टाइम में बहुत सुना, तो ये सभी को पता है कि सैनिटाइजेशन होता क्या है। देन नेक्स्ट है हमारा बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्राइमरीली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको वो इन्वायरमेंट में जो वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, स्यूडोमोनास जो होता है वो बैक्टीरियम है, कैन डिकम्पोज सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। तो स्यूडोमोनास जो होता है वो बैक्टीरिया क्या कर सकता है, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स को डिकम्पोज कर सकते हैं। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके डिफरेंट प्रोसेसेस को देखने के बाद अब हम सेग्रीगेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देखेंगे कि जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करना है और जो कम्युनिटी है हमारी उसका पार्टिसिपेशन कितना है, उसको पार्टिसिपेशन में लेना है ताकि जो वेस्ट है वो उस पर कंट्रोल जो है वो आ सके। प्लास्टिक बैग्स जो है वो कई सारी जो बड़ी सिटीज़ हैं उनमें बैन किए गए हैं, बट फिर भी बार बार वो आ जाते हैं, फिर यूज़ हो जाते हैं, फिर बैन हो जाते हैं, फिर यूज़ होने लगते हैं, देन फिर बैन हो जाते हैं। सो ये भी प्रोसेस चलता रहता है, बीच बीच में बैन भी होते रहते हैं। सो देन वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो है वेस्ट रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग। वेस्ट रिडक्शन है कि हमें वेस्ट ही कम करना है, जितना हो सकता है हमें चीज़ों को क्या करना है, यूज़ करना है, फेंकना कम है। तभी नई चीज़ लें जब पुरानी हमारी चीज़ क्या है, अच्छे से यूज़ हो गई है, वेस्ट रिडक्शन। और रिसाइकलिंग है, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं या अदर आइटम, कोई भी कांच का जो आइटम है, बॉटल्स हैं होती हैं, उसको हम क्या करें, रिसाइकिल करें। रिसाइकिल करके हम उसको दोबारा से यूज़ करें, रिसाइकिल करके उसका हम कोई और प्रोडक्ट बना लें, कोई और चीज़ बना लें। रिसाइकिल वाली भी जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो आजकल यूज़ करी जाती हैं, बनाई जाती हैं बहुत सारी। सो जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जो रूल बनाया था 2000 में, जिसमें कि मैंडेटरी किया गया था जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो क्या करेंगी, कलेक्शन, सेग्रीगेशन एंड सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ कवर्ड बिन्स। हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो वेस्ट है उसका सेग्रीगेशन। बहुत सारे जो लोग हैं हमारी कम्युनिटी के, हमारे देश के, उनको अभी भी वेस्ट का जो सेग्रीगेशन है कि बिन जो बनाए गए हैं अलग अलग, कौन से डब्बे में कौन सा कचरा हमें डालना है, वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हम अपने घरों से ही जो कचरा है उसको सेग्रीगेट करके देंगे बाहर, तो वो उनके लिए भी ईजी रहेगा आगे भी सेग्रीगेट करने के लिए और कचरे को मैनेजमेंट करने के लिए। सो यही जो है वो बात यहाँ पर कही जा रही है कि कलेक्शन करना है और उसको सेग्रीगेट करवाना है अच्छे से। किस तरह से सेग्रीगेट जो है वो लोगों को उसका भी ज्ञान देना है कि कौन सा कचरा कौन से डब्बे में डालना है। सो ये जो है इश्यूज़ की बात जो है वो किस में की गई थी, रूल बनाया गया था किस, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट वाला जो रूल बनाया गया 2000 में, उसमें कही गई थी। देन जो हमारी मेजर इशू होती है जो कि सॉलिड वेस्ट को के लिए, मैनेजमेंट के लिए जो इश्यूज़ हैं वो आ कह रही हैं। इशू है कि सबसे पहला है वही कि एब्सेंस ऑफ सेग्रीगेशन। वेस्ट जो भी है उसका सेग्रीगेशन ही नहीं हो पा रहा है कि उसको अलग अलग ही करके जो है वो नहीं दिया जा रहा है।
घरों से ही लोगों को गीला कचरा, सूखा कचरा जो है वो अलग अलग डालना चाहिए, बट नहीं, सारे लोग सारा कचरा जो है वो मिक्स करके सब एक साथ डाल के जो है वो दे देते हैं। तो वो क्या है, एक बहुत मेजर इशू है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट में क्या करता है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन लैक ऑफ फाइनेंसिंग, दूसरा इशू है कि फाइनेंसिस की कमी है, तभी जो इतना सारा जो वेस्ट है वो डंपिंग ग्राउंड्स में ऐसे ही पड़ा रहता है सालों साल तक, तो वहाँ पर एक अलग ही पोल्यूशन का लेवल बन गया है। देन लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइजेस, जो टेक्निकल एक्सपर्टाइजेस है वो क्या है, कम है, जिसकी वजह से भी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। देन लैक ऑफ विलिंगनेस, विलिंगनेस जो है वो सबसे बड़ा इशू है। विलिंगनेस सबसे बड़ा इशू इसलिए है कि आपकी इच्छा भी है कि आपको कचरे को सेग्रीगेट करना है, देन उसके बाद उसे बाहर डालना है, या जो आपके यहाँ पर जो म्यूनसिपल की जो गाड़ी आती है एमसीडी की, आप उसको दें, नगर पालिका की गाड़ी को, उसको सेग्रीगेट करके दें। तो विलिंगनेस, पहले तो सबसे पहले विलिंगनेस जो है वो जगाई जाए कि लोग जो है वो जागरूक हो और समझे कि ये जो धरती है ये भी हमारा ही घर है, तभी जो है वो वेस्ट को मैनेजमेंट जो है वो उसका किया जा सकता है। सो ये हमारे कुछ इश्यूज़ थे। देन अब हम आगे देखेंगे कि कस्तूरी रंगन की जो रिपोर्ट है उसमें 5 आवर्स की जो बात है वो करी गई है। ये 5 आवर्स जो है वो कई सारे जगह देखे जाते हैं। सो कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट में 5 आवर्स की बात करी जाती है, जो कि प्लानिंग कमीशन है, जिसकी हाइलाइट्स हैं ये, जिसमें कि सबसे पहला है रिड्यूस, कि हमें कम करना है, कचरा ही कम निकालना है, रिड्यूस करना है, कम यूज़ करना है रिसोर्सेज का, जितने कम में हम रह सकते हैं उतने कम में रहें, और रिड्यूस। देन रीयूज़, कोई भी चीज़ जो हमने यूज़ करी अगर वो हम उसको रीयूज़ दोबारा से यूज़ कर सकते हैं तो हम उसे रीयूज़ करें। देन रिकवर, देन रिसाइकिल, रिसाइकिल करके उस जो प्रोडक्ट है उसका जो है वो रिसाइकिल की प्रोसेस से कुछ और बना दिया जाए। देन री मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद एट द एंड क्या हो सकता है, री मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसी भी सामान की जो है वो की जा सकती है। सो ये हमारे थे 5 आवर्स जो कि हमें पता होना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज़, रिकवर, रिसाइकिल और री मैन्युफैक्चरिंग। दो अप्रोचेज हैं जिनसे कि वेस्ट को मैनेजमेंट किया जा सकता है। सबसे पहला है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड जो है उसमें हमारे आते हैं इंसिनरेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि कंबशन की प्रोसेस होती है, जहाँ पर कि जो वेस्ट है उसको जलाया जाता है, उससे हीट रिलीज होती है, फ्यूल रिलीज होता है और ऐश जो है वो बन जाती है। देन गैसिफिकेशन है, देन पायरोलिसिस है। पायरोलिसिस के अंदर हमने पढ़ा था जो सॉलिड है उसको पहले लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, देन लिक्विड को जो है वो गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ये पायरोलाइसिस की प्रोसेस है। देन डिसेंट्रिफिकेशन आता है, डिसेंट्रलाइज्ड आता है। डिसेंट्रलाइज्ड में हमारा है बायोमिथनेशन एंड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में हम अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो उनको यूज़ करते हैं और इसमें मीथेन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। सो ये हमारा हो गया सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया और जो वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो उसके बारे में हमने देखा। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस जो है सॉल्व करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम कुछ। ये जो है केवीएस मदान जो बुक है हमारी उसी में से क्वेश्चन है, द मैक्सिमम इमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम फ्यूल्स सोर्सेज इन इंडिया इज कॉज्ड बाय। तो जो फ्यूल सोर्सेज हैं उसमें मैक्सिमम इमिशन जो होता है वो पोल्यूटेंट्स का वो किस में से होता है, कोल, फायरवुड, रिफ्यूज़ बर्निंग और वेजिटेबल वेस्ट प्रोडक्ट। जो सबसे ज़्यादा इमिशन होता है वो रिफ्यूज़ बर्निंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। दो तरह के पॉल्यूटेंट होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट जो हमारे इन्वायरमेंट में निकलते हैं वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि मिक्सचर होता है, जिसमें कि गैसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है, वो हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाता है। वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट हो जाता है।
तो यहाँ पर हमें ऑप्शन गिवन है मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एंड एस्बेस्टॉस। सो यहाँ पर जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है वो ओजोन है, क्योंकि ओजोन जो होती है वो गैसेस का मिक्सचर होती है। सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ओजोन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोसोल्स हैव पोटेंशियल फॉर मॉडिफाइंग क्लाइमेट। जो एरोसोल्स हैं उनका पोटेंशियल है उनमें कि वो क्लाइमेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। एरोसोल्स इंटरेक्ट विद बोथ द शॉर्ट वेव्स एंड द रेडिएशंस। सो जो रीज़न इसका बोल रहा है कि क्योंकि एरोसोल्स जो है वो इंटरेक्ट करती हैं जो शॉर्ट वेव्स होती है उनसे भी, और जो सन की रेडिएशंस आती है उससे भी। सो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, कि बोथ ही करेक्ट है और आर इसका सही एक्सप्लेनेशन है। एरोसोल जो है वो क्लाइमेट को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो इनकी शॉर्ट वेव्स होती है वो शॉर्ट वेव से भी और वो रेडिएशन से भी क्या करती है, इंटरेक्ट जो है ये कर जाते हैं, इसलिए। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद द एब्जॉर्प्शन and decomposition of carbon dioxide in ocean water beyond desired level there will be। so जब ओशन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन सैलिनिटी, ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड राइज इन सी लेवल। सो जो इसका राइट ऑप्शन हमारा है कि ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन हो जाता है। वहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं उनकी ग्रोथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो आज की वीडियो में हमने जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको समझा, और इन्वायरमेंट में वेस्ट को किस तरह से ट्रीट करने की कोशिश जो है वो करी जा रही है वो हमने देखा, और सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड अनदर टॉपिक को स्टडी करेंगे, साथ में मिलकर पढ़ेंगे उसको। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।